नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और बाकी हम आज बात करते हैं अपना स्वतंत्रता का ही एक रूप जिसकी हमको बात करने की ज़रूरत है, वो है फ्री, फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल नीड्स, फ्री फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन सब से मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द सेंस के जो हमारी बेसिक नीड्स पूरा करने में भी हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग उस पे भी डिपेंडेंस है कि भाई बहुत सारे लोग हैं, कमाते तो बहुत हैं लेकिन कुछ बचता नहीं है। वो समझ में नहीं आता फिर बाद में इन द फ्यूचर अगर एक एज के बाद कोई 60 के बाद 70 के बाद आप देखेंगे आज भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया। बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज उनको बुढ़ापे में भी आप काम करते हुए देखेंगे। आज उनको प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि अभी भी वो क्राइसिस से मारे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? सही नॉलेज ना होना फाइनेंस का। पैसे बचाना कैसे है, पैसे को ग्रो कैसे करना है, कैसे हमारी लाइफ़ को बेटर बना सकते हैं और कैसे डिपेंडेंसी हम कम कर सकते हैं। पहले तो हमारी डिपेंडेंसी होती है अपने माँ-बाप के ऊपर, फिर उसके बाद एक सर्टेन ऑफ एज के बाद हम लोग सही से अपना फाइनेंस प्लान नहीं करते, फिर हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है हमारे बच्चों के ऊपर। तो बच्चों में भी 2 प्रॉब्लम होती है। पहला तो बच्चे या तो अच्छे हैं आपके, आपको आपके लिए वो करना चाहते हैं, लेकिन वो कैपेबल नहीं हैं। वो बेचारे खुद इतना ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं कि अपने खर्चे पूरा कर पाएँ, फिर वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। दूसरे बच्चे होते हैं आपको अवॉइड कर देते हैं एक एज के बाद और आप हेल्पलेस फ़ील करते हैं। फिर आप मारे-मारे फिरना ये लाइफ़ में लगा रहता है। मैंने अभी भी देखा है 60 साल का आदमी आपको कहीं भी दिख जाएगा, 60 साल का 70 साल का आदमी वॉचमैन का काम कर रहा है। मेरे पहचान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया। एक सेकंड बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मैं ये बंद कर देता हूँ ज़रा। ओके, हाँ, तो मैं कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अंधा पैसा कमाया है। आज वो उन पैसे को थोड़ा-सा सँभाल के रखते थे ना, तो आज वो जितना कमाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनका पैसा ही उनको कमा के देने वाला था। आप जानते हैं आपके अगर 4 बच्चे हैं, मैं मान लेता हूँ अगर आप 4 बच्चों का पेट भर सकते हैं, तो आपका एक 5वाँ बच्चा जो होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके 3 बच्चे हैं आप जिनका पेट भर सकते हो, तो आपका चौथा बच्चा होता है, जिसको मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट। आपका 1 बच्चा है, आप जिसकी पढ़ाई और खर्चे में आप परेशान हो, वैसे ही 1 बच्चा आप और पालो और उसकी ग्रोथ में आप परेशान होइए, वो होता है इन्वेस्टमेंट। आप जितने भी आपके बच्चे हों, उतने के ही बराबर आप एक इन्वेस्टमेंट मेरा बच्चा है बोल के, मैं मेरे बच्चे की फ़ीस महीने की 10,000 मैं उसकी पढ़ाई में दे रहा हूँ, तो एक इन्वेस्टमेंट भी आप बनाइए जिसमें आप महीने का 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सको। आप फिर मैं आपको बताता हूँ, वो दूसरा वाला या तीसरा या चौथा जो भी बच्चा है वो आपका इन्वेस्टमेंट, एक सर्टेन ऑफ टाइम के बाद, आपको वही बच्चा आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा और आपका ही नहीं, आपके उस बाकी बच्चों का भी वो सहारा बनेगा आपके बाद। क्योंकि वो फ़ेल नहीं होने वाला है, बाकी आपके बच्चे हो सकता है सही ना निकले, हो सकता है इनकी अच्छी जॉब ना मिले, हो सकता है वो लाइफ़ में सक्सेस ना पाएँ। लेकिन आपका वो बच्चा जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, वो आपकी ज़िंदगी का सहारा बनेगा, वो आपको टाइम से पहले रिटायरमेंट दे देगा। अब कोई कहेगा कि भाई मेरी तो 30 ईयर 40 ईयर मेरी एज हो गई है, अभी क्या करना? मानता हूँ कि अर्ली एज इन्वेस्टमेंट सोने के जैसा है, लेकिन लेट एज इन्वेस्टमेंट भी इतना कोई बुरा नहीं है। मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपनी मैक्सिमम ऑफ वेल्थ 55-6 के एज के बाद ही जनरेट की है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि हाँ, ये बात अलग होती है कि सबका अपना रिस्क एपेटाइट अलग हो जाता है। आप यंग एज में हो, तो आप बहुत एग्रेसिवली कर सकते हो क्योंकि मेरे पैसे ज़ीरो हो गए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर 2 साल में कमा के मैं फिर से स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं रिस्क एक्सेप्टेशन ज़्यादा रख सकता हूँ। मैं बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपकी 50-60 एज है, तो उसको आपको दूसरे हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास आपका पैसा ज़ीरो करने की कैपेसिटी आपके पास नहीं है। तो आपको सेफ साइड प्ले करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है कि है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि मतलब कि अब ये नहीं है कि मैंने अभी पैसे लगाए 1 साल, 1.5 साल में मेरे पैसे बन जाएँगे, 1 साल, 1.5 साल में कुछ नहीं होता। मार्केट में कहते हैं कम से कम 3 साल। आप 1 साल के लिए पैसा डालोगे तो आपको लगभग 50% चांस है आपका पैसा बने।
आप 2 साल के लिए पैसा डालोगे तो आपको लगभग 60-65% चांस है आपका पैसा बने। आप 3 साल के लिए पैसा डालोगे तो आपका लगभग 80% का चांस है आपका पैसा बने। आप 4 साल के लिए पैसा डालोगे तो 90 टू 95% का आपको चांस है। उसके बाद आपको ईयर वाइज़ आपका चांस बढ़ते ही जाता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो कंपाउंड हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए उसका सबसे बड़ा वाला हथियार होता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या कहते हैं जिसको हम अपने देसी भाषा में कहते हैं चक्रवृद्धि। ये चक्रवृद्धि हमारे पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना कि भाई बैंक से लोन मतलब इतना बुरा माना जाता था। बचपन में मैंने देखा है, मेरे दादाजी थे या फिर और बुजुर्ग ये लोग बोलते थे भाई ज़िंदगी में भूखे रह जाना, बैंक से कर्ज मत लेना। तो वो टाइम पे अभी भी है लेकिन अब उतना मैटर नहीं करता क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत डाउन है। तो कैसा है वो टाइम पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर्ज लेने में 20% 18% के इंटरेस्ट पे लोन देते थे। तो आप खुद ही सोच लिए वैसा लोन लेके तो आदमी मर ही जाता था। अब तो ठीक है 8%, 10%, 12% पे लोन मिल जाता है, पहले से बेटर है। नहीं तो पहले तो 20, 25, 30% तक का 30% तो मेरे हिसाब से एजुअल रहा रहेगा वो टाइम पे लोन का रेट। तो आदमी तो मर ही जाता था। तो आज इन्वेस्टमेंट में आप अगर 25 से 26% का मैं एक मान लेता हूँ अगर आपने रिटर्न निकाला अपने इन्वेस्टमेंट पे। आप इन्वेस्टमेंट पे 26% रिटर्न निकालना भी इतना ईज़ी नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट में आप जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट करोगे तो आपका लगभग 6% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न है आज के टाइम पे। आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 15 से 20% का है। 12, 15, 20 डिपेंड करता है कि आप कैसी कंपनी में डाल रहे हो, लेकिन फ्लेक्सी कैप में लगभग 15 से 20% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। आप इंडेक्स फंड में डालोगे, इंडेक्स फंड इन द सेंस निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज़ में मैंने मेरे पैसे डाल दिए, तो जो उनका एक बास्केट है निफ्टी का 50 कंपनियाँ हैं, तो उनका भी ग्रोथ लगभग 12% का ईयर टू ईयर है। लेकिन कई साल होते हैं कि वो 25%, 20% भी रिटर्न देते हैं, कई साल वो माइनस भी रह जाते हैं 2, 5, 10% की, कई साल वो नेट टू नेट रहते हैं, किसी साल वो 30-40% का भी रिटर्न 50% भी दे सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूँ 5-7 साल 8 साल की तो वो भी 12% का लगभग एक सीएजीआर बना के देते हैं। अब आपको समझ में आ गया रहेगा कि 15-20% की मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के साथ। लेकिन अगर आप खुद से इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप म्यूचुअल फंड को इतना ईज़िली इंडेक्स फंड को इतना ईज़िली बीट कर पाएँगे। इसके लिए भी तो आपको काफ़ी सीखना पड़ेगा मार्केट में, काफ़ी समझना पड़ेगा। आपको 4 साल 3 साल तो मार्केट में देना पड़ेगा। जब तक मैं बोलता हूँ मैक्सिमम आप अमाउंट अपना म्यूचुअल फंड में डाल के रखिए। बाकी थोड़ा अमाउंट आप स्टॉक में डाल दीजिए। थोड़ा अमाउंट मतलब कि वो आपको करने के लिए जब आपको लगे कि हाँ मैं बेटर रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूँ, तो आप उसके बाद धीरे-धीरे करके म्यूचुअल फंड से आप आ जाइए स्टॉक में। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट कैसे काम करते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड में मेरे पैसे ज़्यादा क्यों बन सकते हैं? क्या म्यूचुअल फंड वाले हमसे आपसे बहुत स्मार्ट हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे भी ज़्यादा बन जाओगे समझदार, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया है। वो कैसा है कि जैसे एक 80-90 किलो का 1 कुंटल का एक आदमी है, वो उतना तेज़ी से दीवार को नहीं पार कर सकता, जितना एक कमज़ोर सा दिखने वाला 40-50 किलो का आदमी वो उस दीवार को पार कर लेगा। वो उतना जंप नहीं कर पाएगा, उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पाएगा। तो म्यूचुअल फंड भी ऐसा होता है, वो एक बड़ा पैसा है, वो इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाता है। इस स्टॉक्स में निकल के इस स्टॉक में डालना, यहाँ से कर लेना, उनको टाइम लगता है। वो उनको 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ शेयर एक बार में खरीदने हैं किसी स्टॉक में, तो वो झट से निकलना और अर्ली एंट्री और अर्ली एग्ज़िट नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम लगता है। वो एक शेयर खरीदते उनको 5 महीने, 6 महीने एक पोज़ीशन बनाने में भी निकल जाता है। छोटी कंपनी में अगर पोज़ीशन बनाने जा रहे हैं, तो उनको महीनों लग जाते हैं पोज़ीशन बिल्ड करने में। और फिर वहाँ से बेचना भी है, तो पहली चीज़ क्या होती है वो महीनों जब उसमें पोज़ीशन बनाने में लगते हैं ना, तो खरीदने के साथ कुछ तो उन्होंने ₹100 पे खरीदा, कुछ 105 पे खरीदा, कुछ 110 पे खरीदा, तो खरीदते-खरीदते काफ़ी रेट बढ़ा देते हैं। क्योंकि इतनी क्वांटिटी होती है उनकी कि मार्केट में इतना लिक्विडिटी नहीं है कि वो किसी उसी रेट पे उनको मिल जाएगा। वो सिर्फ़ हमको और आपको है, उसका एडवांटेज कि हमको अगर वो 100 पे अच्छा लग रहा है ना, तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी। हमको 2000 5000 शेयर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। अगर मेरा 30 लाख 40 लाख का पोर्टफोलियो है, तो कोई मैटर नहीं करता है। मैं बहुत ईज़िली उस शेयर में घुस भी जाऊँगा, उतनी लिक्विडिटी मेरे काम भर की रहती है और मैं उतने जल्दी उसमें से निकल भी जाऊँगा। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमको मिल जाता है। तो वही रिसर्च करके वो भी आ रहे हैं, वही रिसर्च करके हम भी आ रहे हैं। हाँ, उनको थोड़ा बेनिफिट है कि उनका कंपनी का एक्सेस है, वो डायरेक्ट कंपनी में जाके उनको थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च का है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो चुकी है ना कि रिसर्च करना हमको भी बहुत आसान हो चुका है। बस उनको थोड़ा इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो मिल जाती है, मैनेजमेंट के साथ बात करने का एक्सेस है, तो उनका थोड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपको बताया ना, उनकी एंट्री और एग्ज़िट में उनको रोना पड़ जाता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बोला कि 25 से 30% रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न है, जो एक इन्वेस्टमेंट में आदमी कमा सकता है। अगर वो थोड़ा-सा सीख के अच्छे से करता है, कोई घाई नहीं,
उसको अपने जो भी डिसीजंस हैं उस पे उसको भरोसा चाहिए। अब मैंने कोई स्टॉक अच्छे से रिसर्च करा और रिसर्च करने के बाद मैंने उसको 500 के रेट पे परचेज़ कर लिया। अब वो 500 का स्टॉक आज गिर के ₹400 आ गया। वहाँ पे मुझे नहीं घबराना है जब तक कि मुझे कुछ गड़बड़ कंपनी में मेरे डिसीजन में प्राइस वाइज़ नहीं मैं बात करूँगा, जब तक फंडामेंटल वाइज़ मुझे कुछ ऐसा ना मिल जाए कि हाँ, ये मैंने गलत डिसीजन किया, मैं वहाँ से निकल जाऊँ। तो पैसा भी कैसे बनता है? पैसा अर्ली स्टार्ट में पैसा नहीं मालूम पड़ता है स्टॉक मार्केट में। लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में मोस्टली 5 साल के अंदर-अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 5 साल के अंदर-अंदर 90% तक लोग अपना डीमैट अकाउंट बंद करके शेयर बाज़ार को गाली देते हुए निकल के चले जाते हैं। उनको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो तो ख्वाब देख के आए रहते हैं। वो तो एक यूफ़ोरिया के समय में ही आते हैं। डीमैट अकाउंट कब ज़्यादा खुलते हैं? डीमैट अकाउंट तभी ज़्यादा खुलते हैं जब मार्केट एकदम बूम कर रहा होता है। जब मार्केट एकदम अच्छा रिटर्न 3 साल 4 साल की हरियाली एकदम से मार्केट में आ चुकी रहती है, वो टाइम पे मार्केट में एक यूफ़ोरिया आता है। उस यूफ़ोरिया को देख के लोग आते हैं मार्केट में पैसा लगाने, और फिर उनको जल्दी-जल्दी करोड़पति बनना है। ना प्रोसेस मालूम है, ना फंडामेंटल मालूम है, बस आवाज़ रोज़ न्यूज़ में आ रहा है, रोज़ यूट्यूब पे आ रहा है कि भाई अडानी इंटरप्राइजेज़ मल्टीबैगर अडानी टोटल गैस 4000 का खरीद के वो लोग फिर आज ₹600 पे है। उनको नहीं मालूम है कि भाई अडानी टोटल गैस वो टाइम पे 300 की पीई पे ट्रेड कर रहा था। भाई मैं जब ₹4000 का वो एक स्टॉक इसलिए मैंने खरीदा क्योंकि उसको मैंने देखते-देखते वो 2000 से 4000 गया था। तो मैं सोच रहा था कि वो 4000 से 8000 चला जाएगा। वो 300 का पीई मल्टीपल जो ₹1 की कमाई पे आज मार्केट उसको ₹300 दे रहा है, ऐसा यूफ़ोरिया है। मैं ये सोच रहा हूँ अब ₹1 की कमाई साल के ऊपर ₹600 देने लगेगा मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ये सब क्या है भाई? इस यूफ़ोरिया में मैक्सिमम ऑफ पीपल बर्बाद हुए हैं, जिनको फंडामेंटल नहीं मालूम है, जिनको मार्केट काम कैसे करता है ये नहीं मालूम। वो यूफ़ोरिया में आते हैं, पैसे लगाते हैं, पैसा खोते हैं, फिर 5 साल के अंदर-अंदर 90% ऑफ पीपल मार्केट को गाली देते हुए चले जाते हैं छोड़ के। फिर वो अपने बच्चों को, अपने पास पड़ोसियों को सबको बोलते हैं कि भैया शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पे पैसा मत डालो, बहुत बर्बाद हुए हैं। हाँ, 90% तो बर्बाद हुए हैं ना, लेकिन रीज़न क्या था? अभी तो चलिए मैं हूँ और सारे लोग हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में होता क्या है, लेकिन पहले तो वो भी नहीं था। सबसे ज़्यादा लोग कब आए थे मार्केट में पता है? हर्षद मेहता के टाइम पे 1992, वो टाइम पे एक बूम था। हर्षद मेहता 10 के स्टॉक 300 पहुँच जाते थे 8-8 महीने में। सबका जो पहले पैसा डाल दिया, धुआंधार पैसा बना उसका, बहुत पैसे बन गए। उसका देख के फिर 300 पे लोग खरीदने आए, और 300 का स्टॉक खरीदने आए वो टाइम पे कुछ, वो 300 का स्टॉक गिर के साल 1.5 साल में वापस ₹10 ₹15 आया। लोग बर्बाद हो गए, गाली देने लगे कि ये शेयर मार्केट जुआ है। मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म कितनी बड़ी चीज़ होती है कि वही 15 का स्टॉक वापस से 2000 आया कुछ सालों के बाद। मतलब आप यूफ़ोरिया का शिकार भी हो गए, मानता हूँ मैं, फिर भी आप सब्र नहीं छोड़ना था, आपको मार्केट नहीं छोड़ना था। मैंने तो तय कर लिया है, मार्केट मुझे कुछ दे ना दे, मैं मार्केट छोड़ के नहीं जाने वाला। ऑलरेडी मैं वो क्राइट कब का पार कर चुका हूँ, वो 5 साल वाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो उल्टा अभी भी मैं जितना टाइम मेरे मार्केट को मैं देता हूँ, मैं जितना भी जागता हूँ पूरा दिन, 99% ऑफ टाइम मेरा दिमाग मार्केट पे ही रहता है। मैं फ़ोन हाथ में लेता हूँ, मैं कभी भी हमेशा स्क्रॉल करता रहता हूँ, कंपनी के फंडामेंटल देखते रहता हूँ। रोज़ 10 कंपनियाँ 20 कंपनी को मैं पढ़ता हूँ। कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा सही टाइम पे मेरे हिसाब में बैठ जाएगा, वो डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रिटर्न का एक कैलकुलेशन सीधा-सा आपको बता देता हूँ कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। कंपाउंडिंग काम करता है, अगर आप बेसिक एक इनकम, मैं मानता हूँ एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट में आप 26-27% का अगर आप रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं ईयरली, साल का अगर आप 26% साल का अगर आप 26% कर रहे हैं, तो मैं ₹1,00,000 पे आपका 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, और अगले 6 साल में वो 4 गुना हो जाएगा। अगले 3 साल मतलब 9 साल में आपका 8 गुना, और अगले 3 साल मतलब 12 साल में आपका 16 गुना पैसा बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप सिर्फ 26-27% का एक रिटर्न बरकरार रखो। हो सकता है पहले साल मेरा माइनस में आया, हो सकता है 2 साल ना रिटर्न बने, हो सकता है 3 साल, लेकिन आपका वो कवर करके अगर लॉन्ग टर्म में चले जाऊँगा, तो मैंने आपको स्टोरी बताई ना कि हर्षद मेहता के टाइम पे 300 का स्टॉक वापस ₹10 आया, लेकिन फिर वापस से ₹10-15 से वो 2000 तक गया। तो पैसे बनते हैं लॉन्ग टर्म में। अच्छी कंपनियाँ देख के आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएँगे, पढ़ के, समझ के। आप मैं प्रोसेस बताता हूँ स्टॉक मार्केट में। मैं आपको स्टॉक बता दूँगा, आप कल खरीद लोगे, परसों आप मुझे गाली देते हुए बेच के भाग जाओगे, और फिर एक दिन वो स्टॉक निकल जाएगा।
तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। मेरा नहीं, किसी के भी कहने से कभी किसी ने कोई पैसा बनाया नहीं है। जब अपनी डिसीजन करेंगे आप स्टॉक खरीदने के लिए और आपको अपने डिसीजन पे भरोसा रहेगा, मैं प्रोसेस आपको ज़रूर बता दूंगा कि कैसे सोचना है, कैसे किया जाता है। आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि हाँ, मेरा प्रोसेस परफेक्ट था, तो आपको खुद मालूम पड़ेगा। तो भाई, अगर मेरा 1 लाख रुपया 12 साल में 16 लाख बन सकता है सिर्फ 26% से, तो मैं क्यों ऑप्शन के चक्कर में पड़ के मैं 500% और 1000% रिटर्न की बेवकूफ़ों की बात सुन के मैं बैठूँ। कोई क्रिप्टो में ट्रेड करा रहा है, मोबाइल पर ऑनलाइन लेके बच्चों को, कोई ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है। अरे ये क्यों इन फ्रॉड लोगों को आप देखते हो? इन लोगों को कुछ भी नहीं है, ये लोग सिर्फ फ्रॉड करने बैठे हैं। कोई कुछ नहीं कमाता है ये ऑप्शन विप्शन करके। जो कमाता भी है वो ऑप्शन सेलिंग में 4 पैसे कमाता है, वो भी उनका भी रिटर्न 1.5%, 2%, 3%, इससे ज़्यादा नहीं रहता है लॉन्ग टर्म में। उनका भी अपना रिस्क मैनेजमेंट है, उनका अपना सिस्टम है, वो उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप को करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर तरीका है। ये ऑप्शन खरीद के कोई पैसा नहीं बना। एक ऑप्शन बेचने के लिए मेरे को लगभग आज के टाइम पे अगर मैं उसको हेज करके भी बेचता हूँ तो लगभग 60,000 70,000 रुपये चाहिए एक स्ट्राइक अगर बेचने के लिए। उसको खरीदने के लिए उल्टा चाहिए कितना, 5,000 6,000 रुपये। अब सोचिए, मैं बेच रहा हूँ 17,000 रुपये का रिस्क लेके, वो 5,000 का रिस्क लेके उसको खरीद रहा है। 2 बिजनेसमैन है, और उसके बाद मैक्सिमम ऑफ इंस्टीट्यूशनल, मैक्सिमम ऑफ ट्रेडर जो बड़ा पैसा है वो बेच ही रहा है, छोटे पैसे वाला खरीद रहा है। छोटे पैसे वाला कैसे कमा के जाएगा भाई? कमा के जाने नहीं देंगे आपको लूट खाएंगे। वो 60,000 रुपये 70,000 रुपये देके आपका 5,000 रुपये के लिए खाने को ही आए हैं। वो 70,000 रुपये लगा के उनको 5,000 कमाना है, आपको 5,000 रुपये लगा के 70,000 कमाना। तो उन सब चीज़ों में मत पड़िए। इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ 12 साल में अगर आपने 26% से CAGR कर लिया अपना पोर्टफोलियो, तो आपका 1 लाख 12 लाख बन जाएगा। 12 नहीं, 16 लाख 26% के हिसाब से। और 15 साल मैंने, और 3 साल आपने खींच के आपका 32 लाख बन गया। क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? और पैसा, कितना पैसा आपको मामूली पैसा लग रहा है? 32 गुना अगर 15 साल में आपका पैसा हो गया तो 32x होने का मतलब है आप 1 ही लाख रुपए की, मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए का मैंने सिर्फ वो कहा है। 1 ही लाख रुपए लगा के मैंने मत बैठ जाना। आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी आपकी नीड है, आप उसके हिसाब से पैसा लगाओ। और शेयर बाजार में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि बंदे का खर्चा कम हो जाता है। मेरी तो ऐसी हालत हो गई है, अभी तो थोड़ा ठीक है, इधर उधर मेंटेन करना पड़ता है। अदरवाइज तो मैं तो वॉच भी खरीदना है मेरे को, तो मैं 1,000 रुपये की लेके आया। मैं 10,000 की वॉच लेने वाला था, 9,000 रुपये में तो भाई मेरे को 9,000 के मैं शेयर खरीद लूँगा। मुझे क्या जरूरत है? वो 1,000 रुपये तो मेरा काम चल जाएगा। तो मतलब चीज़ें ऐसी सोचता है एक मार्केट वाला बंदा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा पैसा ही मुझे पैसा कमा के देने वाला है। तो भाई आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, जो भी मैंने बात की। आपको जो भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे करिए। मैं कमेंट्स सारे के सारे देखता हूँ, पढ़ता हूँ। जितना भी मुझे जेन्युइन लगता है, मैं बहुत सोच के समझ के टाइम लेके मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। और मेरे वीडियोस इतने सॉफ्ट हैं, इतने जेन्युइन हैं, इतना ईमानदारी से हैं कि मेरे बच्चे भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो मैं किसी को मिसलीड नहीं करूँगा, मैं आपको सही रास्ता बताऊँगा। ये मेरा कर्तव्य है। तो मैं यही चाहता हूँ आप मेरे साथ आगे बढ़ें। ये फाइनेंस की जर्नी लंबी है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। एक दिन आएगा जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, आप एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके सही टाइम देके एक दिन आप फाइनेंशियली फ्री होके घर पे बैठ जाएंगे। वो टाइम पे आपको किसी की जॉब करने की जरूरत नहीं। आपके पास इतना अमाउंट रहेगा कि उस अमाउंट से आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं, और वो अमाउंट धीरे धीरे करके खुद भी ग्रो करता रहेगा। वो उसको बोलते हैं अल्टीमेट मनी, पैसे का पेड़। ये कंसेप्ट मैं फिर से बात करूंगा एक दिन दूसरे वीडियो पे, जो मेरा फेवरेट है, जिसको मैं बोलता हूँ मनी प्लांट, पैसे का पेड़ लगाना। भाई लगता है वो पैसे का पेड़ बहुत सारों के पास है। उस पैसे के पेड़ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। मैं राजकुमार उपाध्याय, एक बार फिर से आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये मेरी वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखाएंगे तो मेरा दावा है कि उनको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।